as we have seen various modes of nutrition on basis how the nutrients are taken and what kind of nutrients are taken. So there are two bases that कि nutrients कौन सा लिया गया है, whether it is organic और inorganic. ऑर्गेनिक का मतलब है जैसे हमने फ्रूट खाया या मीट खाया तो वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बना वो ऑर्गेनिक है, जैसे प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है. सो अगर मैं ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म की कोई चीज़ खा लूँ, इसका एक फ्रूट मैंने खा लिया, सो इफ़ वी टेक एनी ऑफ द फ्रूट ऑफ इट देन इट दिस फ्रूट इज़ ऑर्गेनिक. तो हम ऑर्गेनिक लेते हैं, वी टेक द प्लांट प्रोडक्ट्स, और इफ़ वी ईट सम ऑर्गेनिज्म, उसका मीट खा लेते हैं तो हम ऑर्गेनिक फूड लेते हैं. और प्लांट क्या करते हैं, हाउ एवर प्लांट्स आर टेकिंग H2O, तो वो रूट से क्या करते हैं, दे टेक वाटर फ्रॉम सॉइल एंड टेक CO2. ज़मीन से पानी लेते हैं और हवा से CO2 लेते हैं, और एक छोटा सा सीड कितने टन का एक जायंट प्लांट बन जाता है. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी डिटरमाइंड. जो भी हमने मोड बताया, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक और न जाने कितने कितने तरीके के, उनका ओके स्क्रीन ठीक कर रहा हूँ. अभी कुछ ठीक हुई? ठीक है. अच्छा देखो, नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन is based on the criteria that whether the food is prepared by the organism, whether फूड अगर वो प्रिपेयर भी कर रहा है तो सराउंडिंग से तो कुछ ना कुछ ले ही रहा है. वो सराउंडिंग से क्या ले रहा है, वो सराउंडिंग से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ले रहा है, प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, दैट मीन्स इट इज टेकिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग. जैसे CO2, वाटर, ये सब इनऑर्गेनिक हैं. ये सब, इन सब के पाने के लिए किसी को जिंदा रहने की जरूरत नहीं है. हवा में खूब घुले मिले हैं, समुद्र में, वहाँ जो भी है वहाँ लाइफ का कोई वो नहीं है. वाटर तो बस कहीं भी मिल जाएगा. तो इसलिए ये जो भी हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल कह जाते हैं, ऑर्गेनिक नहीं है. सो या तो इसके बेसिस पर हम डिटरमाइन करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगर इसके बेसिस पर है कि वो इनऑर्गेनिक लेते हैं तो ऑटोट्रोपिक हुए, और organism is taking prepared food, और organism खुद खाना ना बना सके, taking prepared food, या ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल. जैसे हमने फ्रूट खाया तो किसी ऑर्गेनिज्म से गिरा तभी तो खाया. तो प्लांट एक खुद ही एक ऑर्गेनिज्म है. तो हम कहते हैं भाई हमने तो ऑर्गेनिक फूड खा लिया. हमने किसी ऑर्गेनिज्म को खा लिया, वो भी एक ऑर्गेनिक है, कहते हैं हम तो ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, प्लांट एनिमल को खा लेते हैं. सो हम ऑर्गेनिक चीज़ें लेते हैं बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो इसके बेसिस पर हमने ये सब किया है. नाउ अब जरा देखें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के क्या क्या टाइप्स हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है. ये हम पहले भी देख चुके हैं, इनको थोड़ा और ठीक से जानेंगे. एक है ऑटोट्रोपिक और दूसरा है हेट्रोट्रोपिक. हेट्रोट्रोपिक. तो ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन.
ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हिटोट्रोपिक, इनके सब डिविजन्स हैं, कीमोट्रोपिक भी है, बट कीमोट्रोपिक हमारे उतना मतलब का नहीं है. हाउएवर heterotropic is again having three subdivisions. What are those three subdivisions? These are saprotropic, यानी वो सड़े गले चीज़ों पर, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. जैसे बहुत सारे डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया हैं, दे क्लीन अवर इन्वायरमेंट. कोई भी चीज़ अगर सड़ रही है, कोई कार्कसास है, कोई डेड बॉडी है, किसी एनिमल की बॉडी है जो डेड है, उसको वो क्लीन कर देते हैं, चट कर जाते हैं. तो इस तरीके से दे मेक आवर इन्वायरमेंट वर्दी टू लिव. सो दे आर नोन एज सैनिटरी इंस्पेक्टर्स. डिकम्पोजर्स इसके अंतर्गत आते हैं. तो डिकम्पोजर्स, मर गई है कोई चीज़ या डेड एंड डिके हो रही, तो उसको वो खा जाएंगे, क्योंकि उसमें भी तो ऑर्गेनिक मैटर है. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो किसी को जिंदा में ही नुकसान पहुंचा देते हैं, वो पैरासाइटिक है. तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जैसे अमरबेल या कस्क्यूटा, तो इट इज़ कुछ एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं. अमरबेल है तो पेड़ के चारों तरफ लिपट जाएगी और उसका सैप, प्लांट सैप चूसेगी. लेकिन कुछ हमारी बॉडी के अंदर है, जैसे कि टेप वॉर्म है, रिंग वॉर्म है, इस तरीके से बॉडी के अंदर जाके हमें अंदर से नुकसान पहुंचाएंगे. तो कुछ एक्सो पैरासाइटिक है, एक्सटर्नल पैरासाइट है, कुछ इंटरनल पैरासाइट है. खैर जो भी हो, पैरासाइट एक लिविंग बॉडी पे रहता है. सो इट इज़ अमरबेल, कस्क्यूटा भी कहते हैं, ठीक है, या राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म. इसमें डिकम्पोजर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आएंगे. जबकि होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन में द फूड इज इंजेस्टेड इनसाइड द बॉडी एंड आफ्टर दैट इट इज़ डाइजेस्टेड. तो पहले हम इंजेस्ट करते हैं, पहले लेते हैं न्यूट्रिशन को, फिर उसके बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं. जैसे न्यूट्रिशन 5 स्टेप का है. न्यूट्रिशन इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 स्टेप. सबसे पहले आप खाने को क्या करोगे? इंजेस्ट, खाने को अंदर लिया. टेकिंग फूड इनसाइड, टेकिंग फूड इनसाइड. अब इनसाइड ले लिया है तो आपके टंग से ही डाइजेशन शुरू हो जाएगा, वहाँ सलाइवा निकलेगी, उसको डिकम्पोज करेगी, फिर स्टमक में होगा, फिर इंटेस्टाइन में होगा, फूड का डाइजेशन होता है. ये इसका सेकंड स्टेप है. अगर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया तो उसके बाद अब उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे. इंटेस्टाइन के बाहर ब्लड कैपिलरीज वेट कर रही हैं कि अब खाना डाइजेस्ट हो गया है, अब मुझे अपने न्यूट्रिएंट्स दो, जो तुमने डाइजेस्ट किया उसमें से असली असली चीज़ अब हमें दो. सो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. अगर फूड में से न्यूट्रिएंट्स चले गए, एक्सेस वाटर चला गया, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा बच जाता है, तो वो बाहर फेंक दिया जाता है. इट इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ बॉडी. अब एब्सॉर्प्शन हो गया तो ब्लड उसको अपने पास नहीं रखेगा, उसको हर एक सेल तक पहुंचाएगा. सो बाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारी बॉडी में बहुत अच्छा सर्कुलेशन सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, और एक बहुत अच्छी मोटर भी है, पंप भी है, हार्ट. वो क्या काम करता है? ईच एंड एवरी सेल तक इस न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाएगा. एब्जॉर्ब किया किसने? वो भी हमारे इंटेस्टाइन के बाहर जो ब्लड सेल्स थे उन्होंने एब्जॉर्ब किया, और अब इनका फर्ज बनता है कि वो हर एक सेल तक इसको पहुंचाए और उस सेल का ये पार्ट एंड पार्सल बने. पार्ट एंड पार्सल का क्या मतलब है? यानी अगर आपने सेब खाया है तो जब तक वो ब्लड नहीं बन जाता, until it is not becoming part of our body, until it is not becoming biomass of our body, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि हमने डाइजेस्ट किया. तो वो हमारा वेट बढ़ाए, हम धीरे धीरे 38 kg से 39 kg हो जाए, 40 kg हो जाए, तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे न्यूट्रिशन लेते हैं तो ग्रोथ होती है कि नहीं, हमारा सेल बढ़ता है, हमारे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं. तो इस तरीके से इट गेट एसिमिलेटेड थ्रू आउट द बॉडी. एसिमिलेशन का मतलब समन्वयन, पूरी तरीके से हर एक सेल का वो हिस्सा बन जाएगा. तो चौथा पार्ट न्यूट्रिशन का क्या है? एसिमिलेशन. तो एसिमिलेशन हो गया. अच्छा, एसिमिलेशन के बाद अब जो वेस्ट है, क्या उसे बाहर फेंकना चाहिए कि नहीं? तो उसे क्या कहेंगे बताइए? इजेशन. सो दीज आर द 5 स्टेप्स. ये सब में होते हैं, चाहे अमीबा में हो,
अमीबा का हम लोगों ने 9th में पढ़ लिया था, उसमें भी यही सब थे। अब जरा देखो होलोजोइक में क्या होता है, द फूड इज इंजेस्टेड इन बॉडी, इट इज डाइजेस्टेड इन बॉडी एंड अदर स्टेप्स टेक्स विद इन द बॉडी। तो होलोजोइक का मतलब इट इज इंजेस्टेड इनसाइड इट, फूड इज टेकन इन। और इसके बेसिस पर होलोजोइक मोड कहा गया है। होलोजोइक के फिर आगे भी 3 टाइप्स हैं जो कि देखे गए हैं। कौन कौन से हैं? दैट हाँ, सो इस तरीके से वो अलग अलग तरीके से टेकिंग मीट, टेकिंग प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स, और टेकिंग मीट एंड प्लांट प्रोडक्ट बोथ। तो इस तरीके से हम इनको 3 डिफरेंट टाइप्स में वो कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसमें क्या है, बस कार्निवोर और हर्बीवोर एंड ऑमनीवोर तो 3 तरीके के एक ऑर्गेनिज्म हो गए, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं कहे जाएंगे, वो तो प्राणियों के नाम हो गए। तो हम इतना लिख सकते हैं कि टेकिंग फ्लैश, फ्लैश को जो खाएं, ठीक है, और टेकिंग प्लांट प्रोडक्ट्स और टेकिंग बोथ, जो दोनों को खाएं। क्योंकि हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन का ही मेथड लिखना पड़ेगा। सो इन दिस वे, ठीक है। नाउ वी विल डिफाइन वन बाय वन। सो व्हाट इज ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? organism prepare their own food from simple organic substance। ये बिल्कुल सही बात है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब है, ऑटो का मतलब है सेल्फ और ट्रोफ का मतलब है न्यूट्रिशन। जैसा यश ने बताया है, सेल्फ और न्यूट्रिशन, उसको किसी की ज़रूरत नहीं, वो खुद अपना पेट भरने के काबिल है। इसकी नौकरी लग गई, अभी अपना पेट खुद भर सकता है। दैट मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। व्हाट डज इट मीन? It is in which organism makes its own food from simple inorganic material. Organism prepare its own food from simple inorganic मटेरियल्स। वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यस क्या क्या हैं जिनसे ये खाना बनाता है? व्हाट आर दोज इन? यही है। और सनलाइट, सनलाइट तो मिलती है एनर्जी के तौर पर, उसी को वो हार्नेस कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, और क्लोरोफिल उसके अंदर होता है। सो इन द सराउंडिंग विद हेल्प ऑफ सनलाइट, विद हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट के हेल्प से वो ऐसा करता है। सो दिस इज ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ सी व्हाट इज द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपके पेज नंबर 96 में सबसे ऊपर इसकी इक्वेशन दी है। सो दिस इज 3 स्टेप इक्वेशन। कौन सी? CO2 उसने लिया, अच्छा, और फिर उसके बाद उसने वाटर ज़मीन से लिया और CO2 हवा से ली, सराउंडिंग से ली। उसके पास क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल क्या होता है? कार्बन विद मैग्नीशियम। इस तरीके का जो सब्सटेंस होता है दैट इज क्लोरोफिल। और सनलाइट, सो उसकी प्रेजेंस में इसने ग्लूकोज बना लिया और ऑक्सीजन निकाल दिया। ये काम होता है। दिस इज फोटोसिंथेसिस। व्हाट डज इट मीन बाय फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का मतलब है विद हेल्प ऑफ लाइट सिंथेसाइजिंग फूड। विद फोटो का मतलब लाइट, तो लाइट की मदद से प्रोडक्शन। सिंथेसिस का मतलब है प्रोडक्शन। ओके,
नाउ वी विल सी हाउ इट टेक्स प्लेस। तो क्लोरोफिल की वजह से कैसे लीफ में ये सब होता है, व्हाट आर द 3, इसके क्या स्टेप्स हैं जो कि आपकी बुक में लिखे हुए हैं। ओके नाउ just wait. Inside leaf. ओके सो हम ये देखेंगे कि क्लोरोफिल होता कैसे, फिर हम आगे की बात करें। प्लास्टिक्स दो तरीके के हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, एक न्यूट्रोप्लास्ट और कलरलेस, जैसे एलोवेरा। एलोवेरा क्या होता है, कलरलेस होता है। और दूसरा कौन सा है, एक कलर है, कलरफुल है, जैसे पेटल्स, फूलों की पंखुड़ियाँ, तो दैट इज कलरफुल। तो कलरफुल में भी कौन है, हरे रंग के या ग्रीन कलर के, तो ये देखो स्टोमेटा, इट इज स्टोमेटा। ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टोमेटा है लीफ में। अच्छा अंदर जाने पे ये सेल्स है, लूजली बाउंड है, मीजोफिल के सेल्स है बीच में। इसमें सेल वॉल किसी को ऊपर है बस, लेकिन ये आपस में जुड़ी नहीं है, लूजली पैक्ड सेल्स है। एपिडर्मिस के अंदर चले गए सेल, अब सेल के अंदर जा रहे हैं। सेल के अंदर अब हम प्लास्टिक में जाएंगे, क्लोरोफिल में। ये सब क्लोरोफिल है, वी आर विदिन सेल। नाउ लेट ये नाउ इट इज क्लोरोफिल। अच्छा अब अंदर चले गए क्लोरोफिल, ये सब है ये क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट में गए थे, फिर क्लोरोफिल मिला। थोड़ा सा पीछे जाएं, अब देखो, अब मैं जा रहा हूँ इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, हरे रंग का प्लास्टिक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। रेड का होता तो रोडोप्लास्ट कहते हैं, येलो का होता तो ओयोप्लास्ट कहते हैं, लेकिन हरे रंग का क्लोरो का मतलब ग्रीन होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर जाएंगे, जितना क्लोरोफिल मिलेगा तो उसको स्ट्रोमा कहते हैं। ये गड्डियों में है ना, ये सब स्ट्रोमा है, देख लो जैसे रोटियां रखी है, ये क्लोरोफिल की स्टैकिंग है। और यहीं पे खाना बनता है, यहाँ पर ग्लूकोज बनाया जाता है। तो दिस इज द साइट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड। ओके समझ में आ गया। एंड इनसाइड सेल एक बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है, आप देखेंगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे, कई घंटे देखने में लग जाते हैं। इट इज लाइक ए सिटी, देखो क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो इट इज इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ये सब हो रहा है। वी आर नॉट कंसर्न विद इट, ज़्यादा हम इसके बारे में नहीं देखेंगे, बट दिस इज हाउ। ये हमने देखा कि क्लोरो, हाँ बोलो। सर सर जो खाली स्पेस थी सर, वो क्या था? क्या चीज़? सर आप बोल रहे थे वो स्ट्रोमा करके कुछ खाली स्पेस। खाली स्पेस नहीं है, जैसे एक लीफ होती है तो लीफ में क्या होता है कि एक तो सबसे बाहर की उसकी लेयर होती है, और बाहर की लेयर में जैसे ये लीफ है, तो लीफ में हम क्या कह सकते हैं, ये इस तरीके से लीफ है, तो ये मिड रिब हो गई, ये लीफ है पूरी, ये पूरी लीफ है, और मैंने बीच से लीफ कट कर दी है। वैसे तो लीफ आगे तक भी जाएगी, लेकिन इस तरीके से लीफ है, तो ये लीफ को मैंने यहाँ से कट कर दिया। अच्छा लीफ की जो आउटर लेयर है, ये बीच की मिड रिब है। किसी भी लीफ की पत्ती होती है तो लीफ को हमने कट कर दिया, बीच से सीजर से लेके इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। अच्छा कट करने पे ये इसकी जो लेयर है उसे क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। सबसे बाहर की लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। हम लोगों की बॉडी में भी जो सबसे बाहर की लेयर उसे क्या कहते हो, एपिडर्मिस। अच्छा बीच की लेयर को क्या कहते हो बताओ, मीजोडर्मिस कहते हो कि नहीं? हाँ प्लांट में मीजोडर्मिस, और ह्यूमन में क्या कहा जाता है, एंडोडर्मिस। तो प्लांट में ये जो बीच में सेल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, वो पैडी होते हैं, तो वो क्या होता है बताइए,
मीजोडर्मिस। तो आपकी बुक में ये बना हुआ है, अब इसी पेज में ही तो है, देखो जिस पेज में है, तो दैट इज नोन एज, इसमें क्या लिखा है, दैट इज मीजोफिल। तो बीच की जो चीज है उसी में देखो फिगर 6.1, तो इट इज मीजोफिल, मीजोफिल है, मीजोफिल हो गया। अच्छा, इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे बाहर में एक स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा का क्या काम है बताइए? स्टोमेटा का फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, इनमें गार्ड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ऊपर और नीचे एक तरीके की वैक्सी लेयर है। कैसी लेयर है? वैक्सी क्यूटिकल। इसका क्या काम होता है? वैक्स की ये लेयर है, दैट इज कॉम्प्लेक्स शुगर। बिल्कुल बिल्कुल, वैक्सी क्यूटिकल है कि अगर कोई इस प्लांट को खाएगा तो वो जो क्यूटिकल है वो उसके लिए, एक तो पानी अगर इसके ऊपर गिरे तो स्लिप कर जाए जिससे पत्तियां सड़े नहीं, चाहे दिन रात पानी बरसता रहे पत्तियां नहीं सड़ती हैं। हम लोगों के ऊपर स्किन में गिरेगा तो हम लोग को हो सकता है फर्क पड़ जाए, लेकिन प्लांट पे गिरता रहे कुछ नहीं होता। तो एक तो ये इसका क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट से, और दूसरा ये एक वैक्सी है, जो भी इंसेक्ट इसको खाएगा उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वैक्सी क्यूटिकल मेक इट वाटर इम्परमिएबल, वाटर इसके अंदर अपने मन से नहीं जा सकता है, रूट के थ्रू जाए तो जाए। तो इस तरीके से वैक्सी लेयर है। तो ये ऐसी लेयर आपको जो नया चमकता हुआ सेब है या उसके ऊपर कुछ वैक्सी वैक्सी दिखता है, शाइनिंग, वही लेयर है। पत्तियां भी तो चमकती हैं। अच्छा देखो, जब इस लीफ के अंदर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो दिखने में कैसा दिखेगा, ये देखिए। तो इसको हमने देखा तो सबसे पहले इसमें एक एपिडर्मिस मिला। एपिडर्मिस का मतलब है ये कंटिन्यूअस अपर लेयर है, अपर वाली लेयर, ये सेल है। इन सब में भी क्या लीफ हरी नहीं होती क्या? वो भी तो हरी होती। और सबसे ऊपर बताओ ये पतला सा क्या बना है? इट इज जो आउटसाइड है ये अपर एपिडर्मिस है, और सबसे ऊपर जो दिखा दिया गया है दैट कैन बी सेडेड, इसी के ऊपर है, ये वैक्सी क्यूटिकल है, क्यूटिकल। अच्छा, इसके नीचे क्या आया? ये इन सब में भी न्यूक्लियस है, और बाकी वैक्यूल तो प्लांट में ज़्यादा ही होता है, तो वैक्यूल है और न्यूक्लियस भी है, और साथ में सब में क्लोरोफिल भरा हुआ है। क्लोरोफिल आपको दिखाया कैसे वो गड्डी गड्डी से सिक्के से रखे थे, वो सब में होता है। पत्तियों का, लीव्स का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें क्लोरोफिल ना हो। इवन दिस एपिडर्मिस ऑल्सो हैविंग क्लोरोफिल, ये तो न्यूक्लियस है, सो ये एपिडर्मिस है। एपी का क्या मतलब होता है और डर्मिस का क्या मतलब होता है? जब आपको स्किन की बीमारी होती है तो किसके पास जाते हो? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो कि नहीं? तो डर्म का मतलब होता है डर्मा, डर्मा का मतलब स्किन, और एपी का मतलब क्या होता है? आउटर स्किन। तो आउटर स्किन को क्या कहते हैं? दैट इज एपिडर्मिस। अच्छा, कई बार स्किन में जलन होती है तो आप कहते हो कि डर्मिटाइटिस हो गया, स्किन में जलन हो रही है, तो दूसरा बोलेगा अगर तुम्हें डर्मिटाइटिस हो गया है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जाते? तो इस तरीके से हम चले जाते हैं। टाइटिस लग गया यानी डर्मा में कोई डिफेक्ट आ गया, और डर्मेटोलॉजिस्ट यानी जो उसके जानकारी रखता हो, उसकी साइंस को जानता हो। तो डर्मा का मतलब होता है स्किन। अब जरा देखो, इसके अंदर ऐसे लूजली पैक्ड मीजोफिल में बहुत सारे सेल हैं, देखो आपकी बुक में भी ऐसे ही बने हैं, और उसमें कितने सारे क्लोरोप्लास्ट दिखाए गए हैं। सो इस तरीके से लूजली पैक्ड है। वी विल सी वन मोर वीडियो तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जरा ये देखिए, सो ये लूजली पैक्ड है मीजोफिल में, और ये भी इस तरीके से। वैक्यूल तो 50 से 90% किसी भी सेल प्लांट में होता है, तभी तो प्लांट पानी में तैर पाता है। तो ये वैक्यूल है, और इसमें हम बहुत सारे प्लास्टिड्स दिखा सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे प्लास्टिड्स हैं। ये सो दीज आर प्लास्टिड्स। ये सारे सेल हैं, बीच के जो सेल हैं ये लूजली पैक्ड हैं। अब हम बताएंगे आपको कि प्लास्टिड क्या होता है और प्लास्टिड के कितने टाइप हैं, और उसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है।
ये देखो, ये हमने बीच में मीजोफिल में सारे भर दिए हैं। ये देखिए, अब इसके बाद हम इसकी नीचे की भी एक लेयर बनाएंगे, क्योंकि लीफ को कहीं ना कहीं ख़त्म होना है, ऊपर से शुरू हुई तो नीचे ख़त्म भी तो होगी। तो अब इसके बाद ये नीचे की लेयर है जो, लेकिन जो नीचे की लेयर है, तो नीचे की लेयर में एक इस तरीके की एक स्ट्रक्चर देखने को मिला, जो कि ऊपर की लेयर में नहीं दिखा था लेकिन नीचे दिख गया। तो दिख गया तो वो उसको बनाना पड़ेगा। ये चीज़ ओपन अप हुई थी, जब आपने देखा था लीफ के अंदर गए थे तो एक होल जैसा बना था स्टोमेटा, तो ये उसी तरीके का है। नाउ ये सब तो लोअर एपिडर्मिस है, क्योंकि नीचे जैसे अपर एपिडर्मिस होता है वैसे ही क्या होता है, लोअर एपिडर्मिस। लीफ की निचली सतह भी होती है और ऊपर की सतह भी है। तो इसमें भी प्लास्टिड्स हैं। पत्ती का कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो ग्रीन ना होता हो, इसमें भी प्लास्टिड्स हैं, ऊपर भी प्लास्टिड्स हैं। इट्स प्राइम जॉब इज टू प्रिपेयर फूड। एवरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लीफ इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इन सब में प्लास्टिड्स हैं। अच्छा, नीचे भी वैक्सीक्यूटिकल है, ये तो हमने बना दिया। अब इसमें देखो इसमें भी एक वैक्सीक्यूटिकल, आप लीफ को पानी में डाल दो 2-3 दिन तक वो सड़ती नहीं है। सो ये, और यहाँ पर ये ओपन अप होगा ये ऐसे, ये चीज़ें, ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा का मतलब क्या होता है, ये एक ओपनिंग है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। चाहे वो CO2 लेना चाहे तो CO2 ले सकता है, क्योंकि CO2 की ज़रूरत पड़ेगी उसको खाना बनाने में। और लीफ के थ्रू, लीफ में यहाँ से एक H2O आएगा। क्या आपने पढ़ा था कि प्लांट में एक वेस्कुलर बंडल होता है। वेस्कुलर बंडल का क्या मतलब है कि जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है तो ब्लड सप्लाई करने के लिए बहुत सारे वेन्स होते हैं, बहुत सारे इसके अलावा वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वो सब उनका काम क्या है, ब्लड सप्लाई करना। तो वैसे प्लांट में भी तो खाना पानी इधर उधर पहुंचाना है। तो अगर मैं स्टेम को काटूं तो स्टेम को काटोगे तो इस तरीके के बहुत सारे बंडल मिलेंगे आप किसी भी स्टेम को। तो स्टेम को अगर हम काटेंगे तो इस बंडल को क्या कहते हैं बताइए, वेस्कुलर बंडल। ये पूरा ऊपर से नीचे तक मिल जाएंगे, अगर आप काटोगे तो ये बिल्कुल ऊपर से नीचे तक ये रहेंगे। अच्छा, इनमें इनका काम क्या है, इस वेस्कुलर बंडल में क्या क्या चीज़ें हैं। इनमें जाइलम एंड फ्लोएम है। क्या कोई आप में से बता सकता है कि जाइलम का क्या काम है और फ्लोएम का क्या काम है? अच्छा चलो, ये बिल्कुल सही बात है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि जाइलम ये है एक वेस्कुलर बंडल, और ऐसे कई बंडल्स हैं, इनको कहते हैं संवहन वाहिकाएं। इट इज़ ओनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर, मिनरल्स। इसका नाम है वेस्कुलर। वेस्कुलर का मतलब है एनीथिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सो वेस्कुलर बंडल। जैसे हमारी बॉडी भी है तो गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम है, तो ऐसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, तो उसमें भी चीज़ें आती जाती रहती हैं। तो वेस्कुलर बंडल का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। सो बंडल। अच्छा, अब बताओ कि इसमें जाइलम अंदर में होगा, फ्लोएम बाहर में होगा कि जाइलम बाहर में होगा? जाइलम अंदर में होगा, फ्लोएम बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, जाइलम इसमें अंदर है, पानी उससे जाता रहेगा, और फ्लोएम बाहर में होगा। ऐसा क्यों होगा? सनलाइट से सर, जाइलम से सर, पानी से वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैसा कि स्मिथ ने बताया कि जाइलम अंदर में होगा, इसलिए क्योंकि सनलाइट पड़े तो पानी जो है उसका इवेपोरेट ना हो जाए। कितना ध्यान रखा जाता है कि जाइलम अंदर अंदर चलता है, फ्लोएम बाहर बाहर चलता है। तो इट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और यही पानी कहाँ तक जाएगा बताओ, रूट से होता हुआ। ये रूट है, लीफ तक है। देखो लीफ तक चला गया। अब लीफ तक जाने के बाद ये मिडरिप तक आया, फिर सब तरफ ये लीफ की वेन्स है वहाँ भी गया। तो इसने दो चीज़ ली, यहाँ से CO2 लिया और वाटर इसी लीफ के अंदर से मिडरिप से आ गया पानी। और अब इसको खाना बनाना है। खाना बनाने के लिए एक रिएक्शन जो कि हम लोगों ने देखी है वो ये है। तो फिर भी हम लोग लीफ में ये तो जान ही लें कि एपिडर्मिस क्या होता है। बहुत सारे सवाल अभी भी पेंडिंग है, स्टोमेटा क्या होती है, क्योंकि आपकी बुक में सब कुछ बना हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे कि पहले एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा,
देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने कर दी। देखो नोटिस करने वाले का है इन्होंने ये प्रश्न कहा कि सबके लिए छोड़ा ये प्रश्न कि लोअर एपिडर्मिस में आपने स्टोमेटा बनाया, ऊपर नहीं बनाया, तो अस्मित इसका जवाब दो। वाई अपर में हमने स्टोमेटा नहीं बनाया, लोअर में क्यों बनाया? लोअर में तो एक्सचेंज का मतलब गैस के एक्सचेंज इजी होगा। ये सही कह रहे हैं कि ऊपर अगर बना होता तो धूल पड़ जाती प्लांट में एटमॉस्फेरिक, वो सारे स्टोमेटा बंद हो जाते, प्लांट मर जाता। अब ये हाथ की निचली सतह पे धूल इकट्ठी होती है क्या किसी की? बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने। अस्मित ने वन स्ट्रेच क्लियर कर दिया कि स्टोमेटा नीचे रहेगा तो उस पर धूल नहीं जमा होगी, और ऊपर तो अगर होगा तो डस्ट आ जाएगी, वो बेचारा सांस ही नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए कोई कह सकता है कि जो नाक है इसके छेद ऊपर क्यों नहीं है, तो उसमें डस्ट गिरती जाती कि नहीं गिरती जाती? बोलो, नाक के छेद नीचे क्यों है? तो इट इज ए हैबिटेट। हम जो है नेचर से कस्टम्ड होते चले जाते हैं। तो जिसके छेद ऊपर थे वो मारा गया, और जिसके छेद नीचे थे वो सरवाइव कर गया। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर के छेद वाला नॉस्ट्रिल वाला कोई ना हुआ हो, बट सर्वाइव वही करता है। ये जो है नेचर की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत है। अल्टीमेटली दैट सर्वाइव्स whose stomatas were at lower epidermis। जिनके ऊपर में थे वो मारे गए, और जिनके नीचे में थे वो बच गए। समझ में आ गई बात? बोलो नाउ। अच्छा, तो अब हमने ये देख लिया इट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अगर आपसे कोई पूछे तो ये मीजोफिल है बीच में, मीजोफिल, ठीक है। इन सब में इसको क्या लिखोगे? क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं, उसके अंदर वो जो गड्डी गड्डी सी होंगी वही चीज होगी। सेल है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। अच्छा, अब देखो ये लोअर एपिडर्मिस है, इसमें भी वैक्सीक्यूटिकल है, और वैक्सीक्यूटिकल है। ये बताओ क्या है? दैट इज लोअर एपिडर्मिस। ऊपर और नीचे वैक्स दोनों तरफ है, एपिडर्मिस। अब जरा देखें तो दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का कैसा शेप होता होगा? लोअर एपिडर्मिस के बारे में देखें। इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर होता होगा, बीन शेप्ड टू सेल है, और फिर ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है ऐसा। फिर यहाँ पर दूसरी बीन शेप्ड सेल होगी। तो पूरे सेल में मिलियंस ऑफ नेटवर्क है, एक दो नहीं, और ये खुलती और बंद होती रहती हैं। जब पानी ज़्यादा होता जाता है तो इनमें न्यूक्लियस भी है, और ये सिंगल लेयर्ड है। तो इट इज़, और गार्ड सेल के अंदर भी खूब क्लोरोफिल भरा हुआ है। उनका भी काम, उनको ऐसे नहीं है कि आराम दे दिया गया हो, दे ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर फूड। तो ये हमने एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर बना दिया, जो कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस। इट इज कंटिन्यूअस सो दैट नो अनयूजुअल थिंग, और सब यूनिन्यूक्लिएटेड है, और उसमें गार्ड सेल भी हैं। तो दिस इज एपिडर्मिस। और व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या चीज है? दैट इज ओपनिंग इनसाइड गार्ड सेल इज कॉल्ड स्टोमेटा। तो ये चीज है। सो ये किसका स्ट्रक्चर है? दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ लोअर एपिडर्मिस। लोअर का बनाया है ये, लोअर एपिडर्मिस। ये क्या है? गार्ड सेल। गार्ड सेल में क्या चीज होगी? देखो आपकी बुक में गार्ड सेल बनी हुई है, तो गार्ड सेल में भी क्या आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है, ये देखिए ऐसे। तो जहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें क्लोरोफिल उसमें भरा होगा, ये चीज। सो दिस इज गार्ड सेल। अब हम आपको बता दें कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं, और ये अलग अलग नाम आता है, क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं, कभी क्लोरोफिल बोल रहे हैं, आखिर इन सब का मतलब क्या है? तो प्लास्टिड पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स
आर फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल में नहीं होते। हम लोगों को किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, प्लास्टिड्स का काम है इनको कलर देना। वो चाहते हैं कि इंसेक्ट उनकी ओर अट्रैक्ट हो, उनका पॉलिनेशन करें, पॉलन ग्रेन्स को उनके अंदर जो कार्पेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें वो डाल दें जिससे कि वो सीड बन जाए। तो इसके लिए वो अलग अलग तरीके से फ्रेग्रेंस देंगे, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, कहते हैं तुम मेरा पास्चर ले जाओ, इससे हनी बनाओ, और साथ ही साथ फ्लावर है, अट्रैक्ट हो हमारी तरफ, और सिर्फ मेरा एक पॉलन ग्रेन पहुंचा दो मेरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और जिससे कि क्योंकि वो चल फिर तो सकते नहीं हैं, तो इसलिए इनको कलर की भी ज़रूरत है जिससे ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें। इसीलिए तो इनमें प्लास्टिड्स होते हैं, हम लोग लोकोमोट कर सकते हैं, तो इसलिए हमें अलग अलग हरे पीले लाल नीले रंगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो प्लास्टिड्स आर इन प्लांट्स, ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक क्रोमोप्लास्ट, जैसे आपने क्रोमेटोग्राफी पढ़ा है 9th में, तो क्रोम का क्या मतलब होता है बताओ? कलर। व्हाट डज इट मीन बाय क्रोम? इट इज कलर। ओके, माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? यस सर। ओके, अच्छा, क्रोमोप्लास्ट कलर है और ल्यूकोप्लास्ट क्या है बताइए? कलरलेस। तो कलरलेस, कभी एलोवेरा देखा है? एलोवेरा को काट के उसके अंदर बिल्कुल एक सैप निकलता है, गाढ़ा गाढ़ा लसलसा, लेकिन उसका कोई कलर नहीं होता। एलोवेरा देखा है? प्लांट ऐसे बहुत मोटे मोटे पैडी होते हैं, कैक्टस, उसके अंदर कुछ बोलो बाहर की होगा, लेकिन अंदर खोलने पे उसमें ऐसा सैप निकलेगा जो कलरलेस होगा। तो हाँ, जेल टाइप होगा कलरलेस, तो वो ल्यूकोप्लास्ट है उसमें। अच्छा, जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो 3 तरीके के होते हैं, वैसे तो और भी कलर के होंगे, जनरली बता रहा हूँ। एक तो अगर रेड कलर का है तो रोडोप्लास्ट, क्योंकि कुछ प्लांट के जो फूल की पंखड़ियाँ हैं वो लाल होती हैं, तो रेड हो गया। और ओहियोप्लास्ट अगर येलो कलर का, ये अलग अलग ग्रीक नाम है, हमें इन सबसे ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन क्लोर तो सबको मालूम है क्योंकि क्लोरीन सब लोग जानते हैं, और क्लोरीन ग्रीन कलर का होता है, उसी का नाम भी ग्रीन कलर की वजह से ही पड़ा है। तो क्लोरोप्लास्ट किसको कहेंगे? कि ऐसे प्लास्टिड्स जो ग्रीन कलर के होंगे उनको क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। और उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? क्या उनमें क्लोरोफिल भरा होगा? सो इट कंटेन्स क्लोरोफिल। जैसे कभी आपके छोटे भाई लोग पूछते हैं कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो फिर आप लोग जवाब देते हो कि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो वो पूछते हैं क्लोरोप्लास्ट का रंग क्यों हरा होता है, तो आप बताते हो क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। फिर वही आपका छोटा भाई पूछेगा क्लोरोफिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो हरा है, तो आप बोलते हो कि उसमें मैग्नीशियम होता है और इस वजह से ये हरा होता है। तो और फिर उसके आगे भी पूछेगा, तो फिर 11th में जब जाओगे तो फिर उसका भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन इतना जान लो कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम वही है जो फुलझड़ी दीपावली में छुड़ाते हो, वही मैग्नीशियम है। तो आप समझ गए ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो जो एक स्ट्रोमा था जो रोटियों जैसी गड्डी रखी थी, देखा था अभी आपने वीडियो? सो दैट वाज क्लोरोप्लास्ट, और वहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है। वो तो ग्रैनम होते हैं ना? दैट इज उसको फिर से देख लेते हैं। ग्रैनम भी ठीक लग रहा है, बट जैसा इसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एक मिनट, जस्ट इसको देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। सो खाली स्पेस को स्ट्रोमा कहते हैं, सही बता रहे हो। ये स्ट्रोमा खाली स्पेस है, और जो ये गड्डियाँ लगी हुई हैं वो क्या है? ग्रैनम है। ठीक है, तो स्ट्रोमा खाली स्पेस को कहते हैं, बाकी इसको ग्रैनम कहते हैं। अच्छा, अब आपको समझ में आ गई बात कि क्या होता है क्लोरोप्लास्ट और इसका उपयोग क्या है? यही फोटोसिंथेसिस करेगा, बाकी तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, और इसका कोई काम नहीं, जहाँ काम नहीं है वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक है, अब जरा देखें आगे की बात कि जो स्टोमेटा होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। मान लीजिए कभी ऐसा देखा है
कि छोले को पानी में डालो तो क्या फूल जाता है, टर्जर हो जाता है, टाइट? यस सर अच्छा, मान लो आपने प्लांट को पानी दे दिया बहुत सारा, तो वो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएंगे, उसके सारे लीव्स और सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, पानी देने से टाइट हो जाएंगे। तो जब ये टाइट हो जाएगा ऐसे खुल जाएगा, खुल जाने से क्या होगा, जैसे उसमें एक्सेस वाटर, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 2-2 बाल्टी पानी डाल देते हैं, उसको 1 मग चाहिए, तो अगर 2 बाल्टी डालोगे तो क्या प्लांट सड़ नहीं जाएगा? तो ऐसे केस में उसमें तुरंत गार्ड सेल खुल जाती है और जो एक्सेस वाटर है उसका ट्रांसपिरेशन कर देती है। ट्रांसपिरेशन का मतलब वेपराइजेशन। डाला आपने रूट में, और बताओ ट्रांसपिरेशन कहाँ हुआ, लीफ में। अच्छा, कभी ऐसा देखा है आपने कि अगर आप स्ट्रॉ डालो पेप्सी में और खींचो तो पेप्सी ऊपर आ जाती है? यस सर तो ऐसे ही जब इसमें से वाटर इवोपरेट होगा तो वो पीछे वैक्यूम क्रिएट करेगा और उस वैक्यूम से एक सक्शन पैदा होगा। आप क्यों खींचते हो, जिससे कि पीछे वैक्यूम क्रिएट हो और उससे सक्शन हो, और उस वैक्यूम को भरने के लिए नीचे से पेप्सी ऊपर चढ़े, तभी तो ऊपर आ पाती है। नहीं तो पहले बार जब आपने उसको खींचा तो क्या कुछ आया, हवा ही तो गई थी मुंह में, क्योंकि स्ट्रॉ तो खाली थी। तो उसी तरीके से इसमें से एक ट्रांसपिरेशन होता है विच क्रिएट्स वैक्यूम, एंड अल्टीमेटली थ्रू वेस्कुलर बंडल, थ्रू जाइलम, वाटर राइजेस सेवरल मीटर हाई। कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जो 100 मीटर ऊंचे हैं और वहां तक पानी खींचा हुआ चला जाता है। कश्मीर में जाओ तो पता चले। तो इस तरीके से जो ये गार्ड सेल है, तो ज्यादा पानी अगर आप डाल दोगे तो क्या होगा बताओ, When you put more water। अच्छा, एक और बात बताओ कि कभी क्यों आपके घर में ये बात बोला जाता है, इट इज ट्रांसपिरेशन पुल, इट इज करेक्ट, ये क्यों कहा जाता है जब धूप निकले तब पानी डालना? छोले को फ्रिज में रखोगे तब वो फूलेगा कि जब बाहर गर्मी में रखोगे तब फूलेगा पानी में? बाहर। अच्छा, तो हीट भी चाहिए। सो इसी तरीके से ये जो फूल हैं ये सनलाइट में ब्लूम क्यों कर जाते हैं और रात को ड्रूप क्यों कर जाते हैं, सिकुड़ क्यों जाते हैं? तो ये ब्लूमिंग और ड्रूपिंग का क्या चक्कर है? इट इज ऑल ड्यू टू ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस तेज तब होती है, पानी हमने डाल लिया, लेकिन पानी डाला धूप पड़ी तो खट से खुल गया, और खुलने की वजह से क्या हुआ बताओ, सक्शन हुआ और पानी ऊपर चला गया। एक्सेस वाटर बाहर इसने फेंक दिया, ट्रांसपिरेशन के थ्रू इसने बाहर क्या फेंक दिया, H2O, और उसको क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन। और अभी किसने लिख दिया था, ट्रांसपिरेशन पुल भी इसको कहते हैं। सो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पानी ऊपर चढ़ गया। और जब इसमें पानी नहीं रहेगा तब क्या वाटर लॉस होना चाहिए? प्लांट के पास पानी नहीं तब भी स्टोमेटा खुला होना चाहिए क्या? ऐसे तो सारे पानी का नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से ये है क्लोज्ड स्टोमेटा। व्हेन देयर इज डेप्रीविटी ऑफ वाटर, पानी का अभाव हो, देन इट इज बेटर फॉर स्टोमेटा टू गेट क्लोज। ना उसको बाहर से CO2 चाहिए, CO2 भी तो तभी चाहिए होगी जब पानी होगा, बोलो। तो पानी दिन में डालो, CO2 वो तुरंत खुल जाएगा, बाहर से CO2 अंदर ले लेगा, एक्स्ट्रा पानी बाहर फेंक देगा, वाटर की कंटिन्यूटी बन जाएगी और धूप पड़ेगी इसके ऊपर, सब काम एक साथ होगा, आपका प्लांट में 1-2 पत्तियां बढ़ जाएंगी। सनलाइट भी मिल रही है, सब चीज मिल गया इसको, सनलाइट भी मिल गया, बाहर से CO2 भी ले ली और क्लोरोफिल। तो इस तरीके से इसमें फोटोसिंथेसिस हो गई। इन सर आपने कहा कि जो स्टोमेटा होता है सर वो नीचे की तरफ होता है, तो सर ये प्रोसेस कैसे होता है? फिल देखिए, ये जो इसमें क्या है ना, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, बिकॉज इट इज इन कंटिन्यूएशन। आपने पढ़ ली है अगली लाइन तभी आप कह रहे हैं, वरना कोई इससे पूछता नहीं। आपने वो तीनों स्टेप पढ़ लिए हैं ना फोटोसिंथेसिस के, और आप तुरंत आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट स्टेप पे पढ़ूं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, ये आज का इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है सर इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, बिल्कुल सीधा इनका क्वेश्चन है। बोल रहे वो तीनों स्टेप तो बताओ कि इसमें पहला काम क्या होता है, दूसरा काम क्या होता है, तीसरा काम, क्योंकि हमारी बुक में तीनों लिखे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसका भी क्वेश्चन है। नाउ दैट इज +6 O2,
ये देखिए, तो मैंने फिर से वही लिख दी। तो बताइए दिन में पानी डालना ठीक है कि नहीं? CO2 भी मिल जाएगी, सनलाइट भी मिल जाएगी, और वाटर भी नीचे से आपने डाल दिया, तो फिर सब कुछ मिल जाएगा, और उसमें क्या होगा कि फूड बन जाएगा और प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी। ये चीज़ हुई। अभी भी अभी इसके तीनों स्टेप पेंडिंग है। उसके पहले हम ये देख लें कि स्टोमेटा क्या होता है। तो 2 स्टोमेटा हमने आपको दिखा दिए, दिस इज। बाकी एपिडर्मिस आप ऐसे बना लें, वो न्यूक्लिएटेड होता है, जैसे हमने अभी एपिडर्मिस दिखाई थी कि नहीं, ऐसे स्टोमेटा बहुत सारे इसके चारों तरफ होते हैं। देखो आपकी बुक में भी बनी हुई है ऐसे एपिडर्मिस। तो कुछ ऐसे बंद करके बना दी है, और कुछ खोल दो, कोई वो आगे बंद होगी। सब यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं और लेयर्ड होती हैं। ये देखो हो गई ऐसे। सो दिस इज ओपन स्टोमेटा, या ये क्लोज्ड। ये इसमें स्टोमेटल पोर दिख रहा है, और इसमें क्या है, ये बंद है। तो ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर, ओपन स्टोमेटल पोर एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। ये क्लोज्ड है। जब पानी नहीं होगा तो ऑस्मोसिस भी नहीं होगी, और ऑस्मोसिस नहीं होगी तो लूज हो जाएगा। आप खीरे को ही रख दो धूप में, थोड़ी देर में लूज हो जाएगा, सब पानी उड़ जाता है। स्टोमेटल पोर, और वही पानी में डाल दो फिर टाइट हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया स्टोमेटा का। अब हम देखते हैं कि स्टोमेटा काम कैसे करता है और जाइलम से पानी कैसे पहुंचता है, सो दैट वी कैन कम टू द क्वेश्चन। जैसा इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है। नाउ स्टोमेटा, just wait। एक स्टोमेटा की स्लाइड भी देखें, फिर हम आगे भी देखेंगे। ये देखिए कि अगर स्लाइड में देखें तो स्टोमेटा कैसा दिखता है। To show you stomata with the help of microscope. The bean-shaped structure is called guard cell, which has proper how it looks like, that we will see। Stomata anatomy। ओके, എല്ലാവർക്കും
എജു പ്ലസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സ്റ്റൊമാറ്റയെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. സ്റ്റൊമാറ്റ എന്താണ് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് നോക്കാം. Now let us see ഓരോ ഇലകളെയും കാണാം. ये बताता है कि नहीं है. Otherwise we will Then, ഇനി ഗാർഡ് സെല്ല് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോവാം. ഗാർഡ് സെല്ല് രണ്ട് വാൾസ് ആണ്. I think this will do. इसको देखिए, ये इसको ज़्यादा- The amazing process of photosynthesis. A look around at nature is an absolute treat to our senses. We all enjoy the colors and fragrance of plants, but seem to forget about their important contribution. Plants are an absolute necessity for life on Earth. It is so because of the process of photosynthesis. A closer look at a plant, and through the tiny tubes transported to the stem, and then to the leaves. The stem holds the leaves in such a way that they absorb maximum energy from sunlight. Sunlight से इनको energy ऊपर से लेते हैं. A leaf is a very important part of the plant. 88% reflect कर देते हैं. Photosynthesis, the ultimate provider of food and oxygen, occurs in the leaf. A leaf consists of a flat, thin lamina, which is joined to the stem by a petiole. The flattened lamina provides large surface area for trapping sunlight. जो कि upper surface पर होती है. A cross-section of the leaf shows the upper and lower layers of cells, which are flat and irregular. Below the upper layer is the layer of tightly packed cells. These cells have specialized organelles called chloroplasts. Chloroplasts contain the pigment chlorophyll, which gives the green color to the leaf. The next layer has loosely arranged cells with large air spaces. Air space क्यों? जिससे CO2 This section also shows tubes specific for transporting the absorbed water into the leaves. और इसमें phloem भी होगा कि खाना ले जा सके पानी. The lower layer has many pores called stomata. Each stoma is surrounded by two guard cells, which regulate opening and closing of the stomata. A leaf absorbs carbon dioxide from the environment through these stomata, which after passing through air spaces, Continuous दिख रही है. enter into the chlorophyll containing cells. तो अभी आपको आइडिया लग गया होगा ना. Both water and carbon dioxide molecules are finally absorbed by the chlorophyll. Now, अब हम और आगे देखते हैं. We were at the point कि photosynthesis का क्या प्रोसेस है and what are the 3 steps of photosynthesis. तो जो आपकी बुक में लिखा है पहले तो उसी को लिखते हैं कि वो कह क्या रहा है. What are the 3 steps of photosynthesis. Now, तो पहला स्टेप क्या है? दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल तो पूरी लीफ में है, स्टोमेटा से उसका कोई लेना देना नहीं है. तो दैट इज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स. photosynthesis takes place in 3 steps. जो राजस्थान में रहते हैं उनको इस बात की ज़्यादा जानकारी है कि धूप वो दिन में लेते हैं और रात को पानी लेते हैं प्लांट से, क्योंकि दिन में अगर पानी ऊपर करे और ट्रांसपीरेशन करे तो यहाँ तो बालू में पानी ही नहीं है,
तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें लेते हैं। जो यहाँ के डेजर्ट प्लांट्स हैं ना, वो भी बड़े चालाक हैं, सो दैट नो वाटर लॉस्ट टेक्स प्लेस। जबकि जो प्लेन एरिया के प्लांट्स हैं वो दिन ही दिन में सारा काम कर लेते हैं, वहाँ तो पानी की एबंडेंस है। बट यहाँ राजस्थान में ऐसा नहीं है, डिफरेंट टाइम में वो सनलाइट अलग लेंगे, CO2 अलग लेंगे, और रात को पानी लेंगे, रात को खाना बनाएंगे। तो जो भी हो, इट इज़ 3 डिफरेंट स्टेप्स। तो हमें वही तीनों स्टेप सीखने। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं? पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है? ये सनलाइट को ट्रैप कर सकता है, और पहला तो है कि ट्रैप कर ले, हार्नेस कर लेता है। जितनी अगर 100 जूल एनर्जी पड़ी तो 2 जूल वो अपने में कैप्चर कर लेगा, 98 को रिफ्लेक्ट कर देगा। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में ये प्रॉपर्टी होती है कि जो 2% एब्जॉर्ब हुई है उसे वो जाने नहीं देगा, अपने पास रख लेगा क्लोरोफिल। फिर उसका क्या करेगा? सेकंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब वो उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा, फिर जब मर्जी तब यूज करे, रात को यूज करे। सो दैट इज कन्वर्जन ऑफ मोस्टली जो लीफ का अपर सरफेस है वहीं से ही इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। सो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। कन्वर्जन भी उसी टॉप पर ही होता है क्या? कन्वर्जन भी टॉप पर ही होता है क्या? कन्वर्जन क्लोरोफिल ने लिया और फिर उसको अपने अंदर केमिकल एनर्जी के तौर पर उसने उसको कन्वर्ट कर लिया। केमिकल एनर्जी का मतलब है सेल के अंदर वो ATP है कि इट इज़ कन्वर्टेड या हार्नेस्ड, किसी न किसी फॉर्म में उसको उसने क्या कर लिया है कि हार्नेस कर लिया, केमिकल एनर्जी के तौर पर कर लिया है। तो ये पूरी लीफ में, ये लीफ इतना पतला लेमिना है, तो अब इसमें हमें ज़्यादा टॉप बॉटम पे नहीं है, उसके अंदर पड़ी, अब एब्जॉर्ब हो गया। अब जैसे कोई ब्लॉटिंग पैड है, ब्लॉटिंग पैड में पानी एब्जॉर्ब हो गया, सोलर एनर्जी अंदर चली गई, तो अंदर क्या हो रहा है? अंदर पूरा क्लोरोफिल भरा हुआ है। अब कोई अपर अब लोअर की तो बात नहीं रह गई। कागज पे पानी पड़ गया तो क्या पूरा नीचे तक नहीं चला जाएगा पानी? बताओ। तो उसी तरीके से अब वही है, अंदर एब्जॉर्ब हो गई है सनलाइट, अब जहाँ जहाँ क्लोरोफिल है वो सब उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, इनटू केमिकल एनर्जी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, सेकंड स्टेप में एक और भी चीज़ है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी एनर्जी से ये क्या काम करेगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो ऐसे कैसे करता है? सेकंड स्टेप की एक रिएक्शन है, तो H2O को ये तोड़ेगा, और इसको किस में तोड़ेगा? जैसे हम लोग लिखते नहीं है कि 6H2O, तो बहुत लोगों ने, आप लोगों में हैंड रेस किया था, तो मैंने देखा कि क्यों हैंड रेस कर रहे हैं, इसका मतलब लोग जानते हैं। तो उन्होंने ये बात बोली कि 12H2O आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? भाई 6H2O लिख रहे हैं, और होता 12H2O है, आप 6 लिख रहे हैं। तो लेकिन तब भी मैंने उनको एड्रेस नहीं किया था, इग्नोर कर दिया। रीज़न क्या था कि C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O, असली चीज़ वो ये बताना चाह रहे थे कि 12H2O लेता है, 6H2O निकालता है, क्योंकि वो इन 3 प्रोसेस उनके स्कूल में पढ़ाए जा चुके हैं, तो इसलिए वो कह रहे थे कि 12H2O लिखिए। तो अब हम उसकी बात यहाँ कर लें कि यहाँ पर अब इसको जो सनलाइट मिली उसको उसने केमिकल एनर्जी में बदला, और उस केमिकल एनर्जी से किसी से भी तोड़ लो, केमिकल एनर्जी से भी तोड़ोगे। अब आप देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी पानी टूटता है तो H2 और O2 बनता है कि नहीं? एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी यूटिलाइज टू ब्रेक द वाटर मॉलिक्यूल इनटू H2 एंड O2। ये देख लो। तो दिस इज, ये क्या है बताइए? तो इट इज 12H2। ओके, समझ में आ गई बात? तो वाटर का
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। सेकंड स्टेप क्या है? कन्वर्जन। पहला है स्टेप की एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी, कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब है पानी टूट जाए तो क्या ये हाइड्रोलिसिस नहीं है? हाइड्रो का मतलब वाटर और लिसिस का मतलब टूटना। बोलो, तो है तो हाइड्रोलिसिस ही। सर एक मिनट ऊपर जाना जहाँ पे आपने वो H12 लिखा था। देखो हाइड्रोलिसिस है ना, एक मिनट ऊपर जाना जहाँ पे आपने H12 लिखा था। सर इसमें नीचे वाली, यानी कि नीचे वाली नहीं लिखते हम, ऊपर वाली लिखते हैं। देखो जनरली हम लोग 6 कट कर देते हैं और ये लिख देते हैं। अब लेकिन हम तीनों स्टेप में जाएंगे तब तो हमें पता चले कि होता क्या है। अब थर्ड रिएक्शन देखो, फिर हम इन सबको जोड़ देंगे ना, तभी तो पता। हमने जैसे इलेक्ट्रोलिसिस की थी पानी के, तो बहुत सारी रिएक्शन ऐड करके बनाई थी कि नहीं फाइनल रिएक्शन, वैसा ही करना पड़ेगा। तो अब देखो रिडक्शन ऑफ कार्बन इनटू कार्बोहाइड्रेट। हाँ बोलो। सर वो 6O2 नहीं होगा? होगा ही, 6O2 होगा, बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन। तो इस पे केमिकल एनर्जी पड़ी और ये इसमें टूट गया। अब तीसरा देखो क्या कहता है, रिडक्शन ऑफ, किसका रिडक्शन? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें? इनटू कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट। तो 6CO2 इसने बाहर से लिया। अच्छा, इसने सिर्फ 12H2 का इस्तेमाल किया। बोलो, ठीक है। और इसने क्या बनाया? C6 बनाया और H क्या बनाया? 12 और O6। क्या यही ग्लूकोज है? यस सर। और बाकी क्या हुआ? अभी कुछ बच रहा है क्या? क्या यहाँ पे 12H बच गए क्या? 12H बच गए हैं और यहाँ पर क्या बच गया है? अब टोटल कर लो ना, यहाँ देख लो यहाँ 12 ऑक्सीजन है, यहाँ 6 ऑक्सीजन है। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये तो H12 है, ठीक है। तो इट इज नाउ 6CO2, तो 6CO2 से C6H12 O6 और 6O है, तो 6O यहाँ पर अभी भी बच रहे हैं ना, एक्सेस हो रहे हैं कि नहीं 6। तो यहाँ क्या बन जाएगा बताओ? 6H2O। अब पूरे पड़ गए, 6O हो गए, यानी 12 इधर 12 इधर। और इधर कितने H हाइड्रोजन है? क्या 24 है? उधर भी चेक कर लो, 24 मिल रहे हैं उधर क्या? बोलो। हाँ सर। 12 ये है, 12 ये है। तो अब इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दो तो क्या होगा बताइए? अच्छा आप ये देखो, रिडक्शन हो रहा है क्या? क्या कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं क्या? यस सर। और कार्बन में से अभी 12 थे ऑक्सीजन और 6 ही बचे। क्या ऑक्सीजन हट भी रहे हैं? यस सर। तो ऑक्सीजन का हटना भी रिडक्शन है और कार्बन का जुड़ना, ये हाइड्रोजन का जुड़ना भी रिडक्शन है। तो बोथ में इसका रिडक्शन ही तो हो रहा है। तो इसलिए इसका क्या हो रहा है बताइए? रिडक्शन हो रहा है। और किसी का रिडक्शन हो तो दूसरे का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे दूसरा क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। बोलो, समझ में आ गई बात? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अच्छा, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है। इन दोनों को ऐड कर लो। 6CO2 प्लस 12H2 गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O। और ऊपर वाली रिएक्शन इसके नीचे लिख लो, क्योंकि दोनों एक साथ हो रही हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। तो 12H2O गिव्स 12H2 और प्लस 6O2। और जब दोनों को लिख लिया है तो फिर इनको ऐड करके पूरी नीचे लिखो। 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 12H2 गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12H2 और प्लस 6O2। यहाँ तक ठीक है?
देखो सब लिख दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। आप देख लो, जैसे कि मैं ऊपर फिर दिखा दूँ, वही है, ऊपर की थी 12:2 वाली। यहाँ पर ब्लर हो गई क्या स्क्रीन? सबके लिए ब्लर हो गई? सर सही है सर, ब्लर हो गई। ठीक है, कनेक्ट कर दो। ध्यान से देखो। Okay, now मेरे गूगल में अपडेट हो गया ऑटोमेटिक यार, स्क्रीन आधी दिखाई दे रही है। मेरे भी यार वो राइट और लेफ्ट कुछ नहीं दिख रहा था। प्ले स्टोर पे जाके सेटिंग कर दो ना, ऑटो करना है यार। अभी देखो ठीक है, अपडेट है तो रीइंस्टॉल कर लो। आधी आधी रहती है ये, इसमें यही गड़बड़ी है। रीइंस्टॉल, हाँ सही हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है, ये देखो ऐसे हो गया। तो अब दोनों तरफ से 12:2 कट कर दो। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? यस सर। वही बस हमने ऐड किया, ये 12:2 कट कर दी। लेकिन कुछ बच्चे इसमें एक काम और करते हैं, वो 6:2 भी कट कर देते हैं। तो अब उनकी भी बात सही है, बट एक्चुअल रिएक्शन में तो ऐसा होना चाहिए। अब ये चीज़ अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप 6:2 कट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। जो करना चाहें वो कर दें, लेकिन जहाँ 3 स्टेप प्रोसेस लिखना पड़ेगा तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। अब बेहतर है कि आप इसे यहीं छोड़ दें, ये रिस्की नहीं है, इसमें रिस्क नहीं है। लेकिन अगर इस क्लास में आप ऐसा कर देते हो तो 10th तक चल भी जाएगा, 11th में नहीं चलेगा ये। इसलिए अभी आपको छूट दी जाती है, 6 स्ट्रोक काट सकते हो, 1 साल के लिए ये मोहलत है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो आपने पूरे तीनों प्रोसेस समझ लिए, एब्जॉर्प्शन समझ लिया, फिर दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल समझ लिया, और तीसरा क्या समझा? दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर? तीन चीजें आपने देख ली हैं, ठीक है। नाउ आज की क्लास हम थोड़ी छोटी रखेंगे, इतनी ही रखते हैं, बाकी कल पूरी रखेंगे। धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, ठीक है। ओके, थैंक यू। क्या सर? ओके।